नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इजाफी फीसें वसूल करने वाले प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई तेज। डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने दी फाउंडेशन स्कूल और हेड स्टार्ट स्कूल की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी। बीकन हाउस और सिटी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन पहले ही कैंसिल की जा चुकी है। जायद फीसों की वापसी तक रजिस्ट्रेशन मंसूख रहेगी। कराची के मज़ाफाती इलाकों में कायम निजी स्कूल्स की जानिब से जायद फीसें वसूल करने के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। पाकिस्तान क्वार्टर्स के खिलाफ साजिश। बिल्डर्स माफिया मुतहर्रिक। रुकने सूबाई असेंबली जमाल सिद्दीकी बिल्डर्स माफिया के साथ मिलकर अपने मनपसंद नुमाइंदे इब्राहिम आवान को पाकिस्तान क्वार्टर्स की नुमाइंदगी दे रहे हैं। पाकिस्तान क्वार्टर्स के रहायशियों ने फहीमुल्लाह खान को गवर्नर के साथ मीटिंग के लिए मुंतखब किया था। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी हरकत में आ गई। बिल्डर्स माफिया से निमटने के लिए SPCA का नया पैंतरा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नादरा के इश्तराक से कार्रवाइयों का आगाज। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफराद के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने का फैसला। मेट्रो वन न्यूज ने SBCA का नया नोटिफिकेशन हासिल कर लिया। कराची में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। दूसरे रोज KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की पुलिस और रेंजर्स के हमरा कार्रवाई। आरामबाग, लाइट हाउस और अतराफ की सड़कों पर गैर कानूनी दुकानें मिस्मार। दुकानदारों का एहतजाज। कई दहाइयों से नस्ल दर नस्ल दुकानों के मालिक मलबे पर आंसू बहाते रहे। अक्सर दुकानदारों ने ऑपरेशन से कबल ही दुकानें खाली कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर कराची वसीम अख्तर को टेलीफोन। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह कहते हैं कराची की पुरानी इमारतों को असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। स्टोरीज आपने देखी और सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से, लेकिन उससे कबल एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम आपकी मुलाकात अपने मेहमान से भी कराएंगे और इस मौजू पे बात करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से इजाफी फीसों की वसूली के मामले पे। जो प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से अदालती अहकामात आए थे जिनमें यह कहा गया था कि 5% से ज़्यादा कोई भी जो प्राइवेट स्कूल है वो सालाना अपनी फ़ीसों में इजाफा नहीं कर सकता। लेकिन देखने में यह आया कि बहुत से बड़े स्कूलों ने 5% से ज़्यादा इजाफा किया और जिसकी वजह से डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है उन्होंने सबसे पहले तो सिटी स्कूल और बीकन हाउस स्कूल की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल की और ये कहा गया कि जब तक कि इजाफी चार्ज की हुई फ़ीसें वापस नहीं कर दी जाती उस वक्त तक ये मनसूखी जारी रहेगी। और उसके बाद अब आज ये देखने में आया है कि दी फाउंडेशन स्कूल और साथ में हेड स्टार्ट स्कूल है जिसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई है और यही कहा गया है कि जब तक इजाफी वसूल की हुई फ़ीसें वापस नहीं हो जाती उस वक्त तक ये रजिस्ट्रेशन मनसूख ही रहेगी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन पिस्मा के चेयरमैन शरफुज़्ज़मा साहब को। अस्सलाम वालेकुम शरफुज़्ज़मा साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, और नाज़रीन हम शरफुज़्ज़मा साहब से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे हमारे नुमाइंदे इदरीस आराई हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या माजरा है, किस तरह हुआ, अदालती अहकामात के बाद किस तरह इसकी खिलाफ वर्जी की गई और फिर इस खिलाफ वर्जी की जो नतीजा ये निकला कि इन स्कूलों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है। इदरीस आराई साहब अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज़। इदरीस साहब ये बताइएगा कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से इजाफी फीसें वसूल करने का जो सिलसिला है, ये जब अदालती वाज़े अहकामात मौजूद हैं कि 5% से जायद स्कूल्स जो हैं ये फीस नहीं वसूल कर सकते, तो क्या ये प्राइवेट स्कूल्स इतने बेलगाम हो गए थे कि इन्हें मतलब अदालती अहकामात की कोई परवाह नहीं थी, ये समझ रहे थे कि शायद कोई सरकारी इदारा मौजूद नहीं है, या फिर ये कि डायरेक्टरेट का शायद इन पे इतना असर ही नहीं था जिसकी वजह से इन्होंने इस चीज को मलूज़ खातिर रखा ही नहीं? क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि पेरेंट्स एसोसिएशन जिन्होंने ये केस किया था कि बच्चों से जो है बच्चों के जो वालिदैन है उनसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं और तकरीबन हर 6 माह बाद या साल बाद जो पैसे बढ़ते हैं तो ठीक ठाक पैसे बढ़ा दिए जाते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं था। जब तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डायरेक्टोरेट को इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई उस वक्त तक तो डायरेक्टोरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने भी कुछ नहीं किया
और शुरू में मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट ये गुज़श्ता तकरीबन कोई 1.5 से 2 साल का सिलसिला हुआ है जब से ये केस हुआ है और ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन इस पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जब डायरेक्टरेट इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर जनरल मंसूर सिद्दीकी साहब को वहाँ पे बुलाया और उनको जब इंस्ट्रक्शन दी कि अभी तक 1.5 साल गुजर गया है और आपके हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, तो क्या स्कूल वाले बहुत ज्यादा पावरफुल है, कौन सी है ये कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी नहीं मान रहे। तो उसके बाद जाके जो ये है वो स्कूलों की जो रजिस्ट्रेशन है वो मनसूख करने का या कैंसिल करने का जो सिलसिला शुरू किया गया, तो तब जाके ये जो बेलगाम स्कूल थे जो एक बहुत बड़ी माफिया कह ले वो थे, वो ये जाके कंट्रोल में आए हैं। तो ये बताइएगा क्या ये जो रजिस्ट्रेशन बीकन हाउस और सिटी स्कूल के तकरीबन 121 ब्रांचेस के इन्होंने मंसूख किए और आज जो है वो फाउंडेशन स्कूल और हेड स्टार स्कूल इनको किया। और एक बात बताऊं, इसी कैंसिल होने की वजह से इस बार स्कूल खुद पहुंचा है डायरेक्टर के पास और उन्होंने कहा कि हम पैसे वापस करने को तैयार हैं। ये बताइएगा इदरीस सराई साहब कि क्या ये नुमाइशी कार्रवाई है और क्या कुछ दिनों के बाद इन तमाम स्कूलों की रजिस्ट्रेशन बहाल कर दी जाएगी या वाकई एक्शन लिया जाएगा और उस वक्त तक इन स्कूलों को कारगर नहीं होने दिया जाएगा जब तक ये तमाम स्टूडेंट्स की इजाफी चार्ज की हुई फीसें वापस नहीं कर देते हैं? देखिए जी, ये नुमाइशी कार्रवाई भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि 7 दिन का हर स्कूल को इन्होंने वो एक टाइम दिया है। टाइम ड्यूरेशन इन्होंने 7 दिन का दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपने स्कूल के जो वालिदैन उनकी फीसें वापस नहीं की तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है परमानेंट तौर पे वो मनसूख कर दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो 7 दिनों तक इन्होंने मनसूख की है, तो इसी के ब्याह पे जो है कई स्कूलों ने जो है वापस पैसे जमा कराना शुरू कर दिए जो नहीं कर रहे थे, और वो भी अब कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम किस तरीके से पैसे वापस करें। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि इससे जो थोड़ा सा एक ये भी 2-3 स्टेज है। एक बहुत ही बड़े लेवल पे जो खासतौर पे सिटी और बीकन हाउस आता है और उसके बाद ये फाउंडेशन आता है और फिर उसके बाद इस लेवल की स्कूल है, और उसके बाद एक बहुत ही कम लेवल के स्कूल है जहाँ पे सिर्फ 1000 रुपए चार्जेस होता है। ये 1500 रुपए बच्चे से फीस ली जा रही होती है, बहुत ज्यादा 1000-1500 से ऊपर नहीं ली जा रही होती। इन स्कूलों की वजह से वो स्कूल वाले भी जो है वो जो सही फीस ले होते हैं वो बेचारे बड़े परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि हम क्या करें। जी ठीक है जी। अच्छा ये भी बता दीजिएगा कि ये फीसों का जो मामला चल रहा है इसमें इकट्ठा फीसें जमा करने के हवाले से भी जो अदालत में जो हियरिंग हुई उसमें ये कहा गया कि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि स्कूल्स 2-2 महीने या 3-3 महीने की इकट्ठा फीसें ले सकते हैं। देखिए जी, असल में ये बड़े स्कूल हैं, ये इन्होंने सिलसिला शुरू किया था कि 2 महीने की फीस ये इकट्ठी ले रहे थे, लेकिन अब जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से खासतौर पे ये इंस्ट्रक्शन भी दिए क्योंकि पेरेंट्स एसोसिएशन वालों ने इस बात को भी बड़ा इशू बनाया है कि ये इकट्ठी जो पैसे ले रहे हैं ये भी इनको रोका जाए। तो कोर्ट की जानिब से बकायदा ये इनको इंस्ट्रक्शन मिली है कि आप हर महीने की फीस लें और ये जो इकट्ठी फीस ले रहे हैं उसके लिए भी इनको मना किया गया है। अब देखना ये है कि पहले तो ये पैसे वापस करते हैं या नहीं, और उसके बाद का जो लाए अमल है। अच्छा, इनको 2 चीजें बताई गई, जो पैसे अगर आप वापस नहीं कर सकते तो अगले महीनों में उसको एडजस्ट करें, और जो इकट्ठे पैसे लेने वाली बात है उस पर भी उनको खास तौर पे मना किया गया है। जी बहुत शुक्रिया इदरीस सराई, आपने हमें ज्वाइन किया। शरफत जमान साहब, प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन की आप नुमाइंदगी करते हैं, चेयरमैन। पहले तो मुझे ये बताइए, आपकी जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं इसमें से आपके अपने ही कुछ स्कूल्स किसी एक तंजीम को नहीं मानते और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं जी हमारी नुमाइंदा तंजीम ये है, हमारी नुमाइंदा तंजीम ये है। पहले तो इसके हवाले से मुझे ज़रा आप वजाहत फरमा दीजिएगा। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ये पाकिस्तान की पहली एसोसिएशन है। बाकी जितने भी एसोसिएशन हैं सब इससे मुंसलिक रहे या वो मैदान में नहीं थे। उसके बाद जैसे जैसे स्कूलों की तादाद बढ़ती चली गई और आबादी बढ़ती चली गई तो जाहिर है एक एसोसिएशन के बस में ये चीज़ रही नहीं। तो फिर इसी एसोसिएशन में से कुछ लोगों ने और कुछ लोग खुद से आगे आए और उन्होंने अपने अपने एसोसिएशन को उन्होंने लेकिन बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो एवरेज स्कूल्स हैं जिनकी फीसें नॉर्मल हैं वो तो आपकी एसोसिएशन की पाबंद होती हैं, आपके फैसलों को मानती हैं। ऐसे स्कूल्स जैसे बीकन हाउस हुआ, सिटी स्कूल और मतलब इस टाइप के स्कूल्स, कराची ग्रामर स्कूल, खैर वो प्राइवेट में नहीं आता, वो अलग है। लेकिन ये जो बड़े स्कूल्स हैं इनकी जो चेन है ये आपकी एसोसिएशन को मानती नहीं है। जी, हम लोग असल में इनसे मुंसलिक भी नहीं है इन स्कूलों क्या ये प्राइवेट स्कूल्स नहीं है? हाँ, ये भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन इतना हाई फाई स्कूल है, इनकी फीस इतनी ज़्यादा है
और इनके पास इतने पैसे की फरमानी है कि इनके कोई मसाइल होते ही नहीं है। अगर कोई भी मसला हुआ तो इनके लिए उस मसले को हल करना कोई मुश्किल काम है नहीं। असल मुश्किलात तो उन स्कूल्स के लिए है जो 98% है, जो कि छोटे आबादियों में छोटे स्कूल्स चल रहे हैं जिनकी फीस भी कम होती है, मसले मसाइल भी इन्हीं के साथ हैं। जमान साहब, अगर मैं ये कहूँ कि जो स्कूल तरक्की करता जाता है और थोड़ा बड़े स्कूलों में नाम पैदा कर लेता है वो आपके एसोसिएशन से अलग हो जाता है, तो क्या ये बात गलत होगी? नहीं, ये हाँ बिल्कुल गलत होगी, इसलिए कि जो बड़े स्कूल्स हैं वो शुरू से ही बिल्कुल अलग हैं। जी, वो शुरू से ही बिल्कुल अलग हैं, इसलिए कि उनके कोई मसाइल है नहीं है। अच्छा सर, अब हम आते हैं नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स की तरफ। मुझे ये बताएं कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, आप उनके हुकूक की तो बात करते हैं, जो वायलेशंस की जाती हैं प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से, ख़ास तौर पे रिहायशी इलाकों में, छोटी छोटी जगहों पे जिन बंगलों में प्लेग्राउंड्स नहीं होते, जिनमें सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता, जहाँ पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ जब स्कूल खोले जाते हैं तो आपकी एसोसिएशन इन तमाम चीज़ों की रोकथाम क्यों नहीं करती है? देखिए, वो तो रोकथाम हुकूमत सिंध की तरफ से भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट स्कूल का मेयार दिन ब दिन गिरता चला गया, गवर्नमेंट स्कूल्स की तादाद कम होती चली गई, पेरेंट्स में इत्तेमाद कम होता चला गया। अब तो गवर्नमेंट सर्वेंट में अगर कोई चपरासी भी है तो वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल की ज़रूरत तो है, बहुत ज़्यादा है, इस वक्त भी बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत है। अब ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है कोई एसटी प्लाट और दूसरे प्लाट तो है नहीं, कोई रफाई प्लाट तो है नहीं, ज़्यादातर लोग उस पर काबिज हैं या फिर तादादी कम है। अब जो मसला है वो ये है कि रिहायशी प्लाट पे ही स्कूल खोलना है, तो रिहायशी प्लाट पे बाकायदा स्कूल्स के रजिस्ट्रेशन दिए जा रहे हैं, इसलिए कि वक्त की ज़रूरत है। ज़मीनी हक़ाइक़ यही है कि तालीमी इदारे रिहायशी मकान में ही खुल सकते हैं, दूसरी जगह तो है नहीं। अब हम आते हैं इस इशू की जानिब, जो फीसों का इशू है। एक अरसे से इशू उठ रहा था, अपीलें होती रहीं, फैसले चैलेंज होते रहे, स्टे मिलते रहे, कभी पेरेंट्स को स्टे मिल जाता था, यानी वालिदैन को, कभी स्कूलों को स्टे मिल जाता था। बिल्कुल सही। फाइनली अब इस पे अमल दरामद होना शुरू हो गया है। अब मुझे ये बताएं कि जब अदालती अहकामात वाज़ेह तौर पे मौजूद हैं तो ख़ासतौर पे बड़े स्कूलों की तरफ से भी देखने में आ रहा है, ये तो वो स्कूल हैं जिनकी निशानदेही हो गई, क्योंकि ये वालिदैन ऐसे हैं जो कि अपनी रसाई रखते हैं, अपनी सुनवाई करवा सकते हैं, इसलिए वहाँ तक पहुँच गए। आम जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे भी इन तमाम चीज़ों की वायलेशन है। मैं आपको मिसालें भी दे सकता हूँ सर। जी बिल्कुल। तो सर, ये आपकी एसोसिएशन क्या इस चीज़ की रोकथाम नहीं करती कि जब एक अदालती अहकामात मौजूद हैं तो आप अपनी एसोसिएशन में कम से कम इस बात को जो है ना वो यकीनी बनाएं कि तमाम स्कूल्स जो हैं वो 5% से ज़्यादा फीस में इजाफा ना कर सकें? और फिर मैं आऊँगा कि ट्यूशन फीस और बाकी फीसें क्या हैं। जी देखिए, बात दरअसल ये है कि ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो एक्ट है 2001 तो हमारे डीजी प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से इसके ऊपर बड़ा वर्क तो किया जा रहा है, और पाकिस्तान में पहली बार सिंध में ही कानून तश्कील दिया गया, सिंध में ही कानून बनाया गया, बाकी सूबे में सिंध की ही कॉपी की गई है बाद में। ये मसला जो उठा है फीस का, ये आज का नहीं है, ये 3 साल पुराना है। 3 साल पहले स्टीयरिंग कमेटी में, मैं खुद स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, हमारी मीटिंग के दौरान ये बात डिस्कस में आई, तो उसमें उन स्कूल्स के जो इंतज़ामिया उनको बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, इसलिए कि फीस में इजाफा उन्होंने अचानक 30 से 35% कर दिया था, जो कि हमारा जो एक्ट कहता है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जानिब से जो आपको फैसिलिटी दी गई है वो ये है कि आप पहले अप्रूवल लेंगे, सालाना 5% से ज़्यादा आप इजाफा कर नहीं सकते हैं। तो लिहाजा 98% स्कूल का तो मसला नहीं है, वो तो कानून के मुताबिक ही चल रहे हैं, लेकिन 2% स्कूल जो कि बहुत हाई फाई स्कूल है, उन्होंने इस रीट को बार बार चैलेंज किया। इसमें कोई शक नहीं, मैं इस बात का गवाह हूँ। जितनी कमेटी बनाई गई, हाई कोर्ट की तरफ से बनाई गई, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से बनाई गई, अल्हम्दुलिल्लाह उस कॉपी का मेंबर रहा हूँ, और हमारी कोशिश रही कि मसले का हल निकले। अब ये भी इस बात का भी जवाब दे दें कि ये स्कूल्स जो हैं, ये ट्यूशन फीस तो अब इसमें एक हिस्सा रह जाती है, इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर फीस, एंटरटेनमेंट, फलाना, ये वो। किसी भी स्कूल का जब आप फ़ी वाउचर देखते हैं, ख़ास तौर पे या तो एडमिशन के वक्त देखें, रजिस्ट्रेशन फीस अलग है। सर, ये रजिस्ट्रेशन और एडमिशन में क्या फ़र्क होता है सर? जी मतलब स्कूलों ने अपनी रजिस्ट्रेशन फीस अलग रखी हुई है, एडमिशन फीस अलग रखी हुई है, सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग रखे हुए हैं, कोर्स की फीस अलग है जो कि आम बाजार में मिलने वाले कोर्स से कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के नाम पे फीसें अलग ली जा रही हैं। सर, ये हमारे ज़माने में सिर्फ या तो एक एडमिशन फीस हुआ करती थी या ट्यूशन फीस हुआ करती थी सर।
तो ये कौन सी सर वो है कि इसमें इतनी सारी फीसें, ट्यूशन फीस तो अब थोड़ी सी रह गई है, बाकी फीसें और ख़ासतौर पे एडमिशन के वक्त जितनी फीस ली जाती है, मेरे ख्याल में स्टूडेंट को स्कूल में दाखिल होने से पहले उनके पेरेंट्स को निचोड़ लिया जाता है। जी। तो सर इस पे आप एक्शन नहीं लेते? जी, इस पे असल में एक्शन हम इसलिए नहीं ले सकते हैं कि हम जो है वो अंडर सुपरविजन है डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध के। जिस जगह पे कोई ऐसी गलत कार्रवाई हो रही होती है तो वहाँ हम उनका भरपूर साथ देते हैं। और बेशतर स्कूल्स जो हमारी एसोसिएशंस में होते हैं, जो कि 90% स्कूल्स हैं, गरीब आबादी में है, लांडी है, कोरंगी है, मलिर है, शाह फैसल है, औरंगी है, ओल्ड एरिया, बनारस है, सफूरा कोट है, पहलवान कोट है, ऐसे जगहों पे जो स्कूल्स खोले जा रहे हैं, यहाँ आबादी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि अब वहाँ पे इस तरह आबादी नहीं फैल रही, ऐसे फैल रही है। सर वो बात आपकी उस लिहाज से हम साथ दे रहे होते हैं इनका, डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध का, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे जरूर हैं जो इन चीजों को खाते में नहीं लाते। चले सर, फीसें अपनी जगह हैं, लेकिन जब हम तालीमी मेयार की बात करते हैं तो चाहे वो मॉन्टेसरी का कोई उस्ताद हो या फीमेल टीचर हो या प्राइमरी की हो या सेकेंडरी की हो, प्राइवेट स्कूल्स में सर एक इंटर करने वाला लड़का या इंटर करने वाली बच्ची जो है ना, वो भी एज टीचर प्राइमरी या सेकेंडरी को पढ़ाने लग जाती है। कोई स्टैंडर्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है कि कम से कम प्राइमरी स्कूल के लिए बैचलर्स हो, बीएड हो, सेकेंडरी को पढ़ाने के लिए एटलीस्ट एजुकेशन में देखिए सर बीएड मौजूद है, एमएड मौजूद है, ये तमाम वो डिग्रीज हैं जो कि स्पेशली एजुकेशन के लिए दी जाती हैं। हर शख्स बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, एक आर्ट है, उस्ताद होना भी सर एक आर्ट है। सर कोई स्टैंडर्ड तो मेंटेन नहीं किया जाता। किसी जो लड़की मैट्रिक करती है या इंटर करती है, अगर उससे ही कहा जाता है चलो ठीक है कुछ अब ज़रिया मुआश अगर इख्तियार करना है तो किसी स्कूल में नौकरी कर लो, अच्छा शरीफाना पेशा है, लेकिन सर ना काबिलियत देखी जाती है ना उसका तजुर्बा देखा जाता है। ऐसे स्कूलों से आप क्या समझते हैं सर, आने वाले दिनों में किस टाइप के स्टूडेंट्स निकल कर आएंगे? किसी जमाने में मैट्रिक के बाद पीटीसी का कोर्स हुआ करता था गवर्नमेंट के साथ, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस बने हुए थे सर, अभी भी बने। के बाद सीटी, बीए के बाद बीएड वगैरह। तो अगर पीटीसी का कोर्स मौजूद है, इसका मतलब ये है कि मैट्रिक करने के बाद अगर वो पीटीसी कर लिया उन्होंने तो उसको ट्रेंड किया गया उसके अंदर हुकूमती सतह पे। किसी जमाने में ये चीजें थी, अब ये चीजें जरा कम हो गई है, इसके ऊपर अब इन्वेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से कम टीचर्स है। हमें तो किसी स्कूल में नहीं नजर आते सर, हार्डली किसी स्कूल में ट्रेंड टीचर्स हो या मैनेजमेंट की जॉब में कोई बीएड एमएड हमें नजर आ जाए तो नजर आ जाए, अदरवाइज मैं खुद मेरे बहुत सारे स्कूलों से मेरा अपना तजुर्बा रहा है। बिल्कुल हुआ, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा स्कूलों का, इसलिए कि वो फिर एक निशानदेही हो जाएगी। लेकिन मैंने ऐसे असातिज़ा देखे हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जिनकी उर्दू बेहतर नहीं है जो उर्दू पढ़ा रहे हैं। सर बहुत दुख होता है देख के कि ये हमारे उस्ताद, ये हमारे असातिज़ा जब नई आने वाली नस्ल को इस तरह की तालीम देंगे तो आप क्या समझते हैं सर आने वाले दिनों में ये सर, अब तो सर ऐसे लोग होते थे जो कि गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ के निकले हैं, आज बड़ी बड़ी जगहों पे फायदे हैं सर। जी जी, लेकिन थे, अब तो फायज नहीं है, क्योंकि अब तो जो लोग आ रहे हैं वो टैलेंट प्राइवेट सेक्टर से ही आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के किरदार को हटा दें तो ये एजुकेशन का सिस्टम आपको जमीन बोझ हो जाएगा। इस वक्त कॉन्वेंट स्कूलों का आज भी वही निजाम है सर, नहीं है ना, अगर मेयार होता, स्कूल्स का आज भी वही स्टैंडर्ड है। स्कूल एक अलग आप कराची के टॉप स्कूल्स की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल सारे एक तरफ रह जाते हैं। मामा पारसी, बीवीएस पारसी, इनकी जब बात आती है या सेंट स्कूल्स की बात आती है, उनमें फीसें भी ज्यादा नहीं है सर। ये मुसलमानों की मीरास थी तालीम, जो आज हमसे ये छिन के गैर मुस्लिमों तक चली गई है। अच्छा सर, आपसे गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। यहाँ हम बात करना चाहेंगे काशिफ साबरानी जो कि चेयरमैन है पेरेंट्स एक्शन कमेटी के, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साबरानी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। काशिफ साहब जरा बताइएगा कि ये जो पिटिशन दायर की गई आप लोगों की जानिब से और जो ये चीज मूव की गई, क्या माजरा था, किस तरह से इसके खिलाफ एक्शन लिया गया? जी सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं डॉक्टर बुलान इकबाल साहब, पहले तो आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं मैं। हमारे कुछ इश्यूज थे पेरेंट्स के, हमारे पास कंप्लेंट सैकड़ों की तादाद में आई और फिर हजारों में होती चली गई। पहले कराची की सतह पे हम कंप्लेंट्स देते थे और इसके बाद पूरे पाकिस्तान की कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई और हमारी सिंध हाई कोर्ट में भी हमारे केसेस चल रहे हैं और सिंध हाई कोर्ट ने बाकायदा 3 सितंबर को ये फैसला दे दिया कि 5% से ज़्यादा कोई भी स्कूल फीस में इजाफा नहीं कर सकता।
इसके बाद भी जो है वो इंतजामिया मतलब स्कूल इंतजामिया और पेरेंट्स ही इसमें क्रैश होता रहा, झगड़े होते रहे। फिर हमने इसकी ठीक 3 से 4 दिन के बाद नोटिफिकेशन जारी करवाया सीनाई कोर्ट से। इसके बाद भी जो है नोटिफिकेशन होने के बाद भी कोई भी स्कूल मानने के लिए तैयार नहीं था कि सीनाई कोर्ट का फैसला है। फिर ये चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी हमें कामयाबी हुई, इसलिए कि हम हक पे थे। वहाँ से भी सेकेंडरी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके बाद भी अफसोस के साथ ये आज कहना पड़ रहा है कि सैकड़ों की तादाद में आज जो है वालिदैन जो है वो हमें कंप्लेंट्स कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं। मतलब ये अच्छा काशिफ साबरानी साहब, एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा क्योंकि देखें मैं जो हूं वो किसी तरफ जानिबदार नहीं हो सकता। एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में स्कूल्स के जो इश्यूज उठ रहे हैं और जिस तरह स्कूल्स, जाहिर सी बात है इसमें स्कूल भी कसूरवार हैं कि वो फीसें बढ़ाते हैं, कभी कहीं तशद्दुद का कोई वाक़या आता है, कभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होती है, कभी कोई और चीज़ होती है, कहीं उसूलों की खिलाफ वर्जी होती है। सर बात यह है कि क्या हमारे आने वाली नई नस्ल, वो तालिब इल्म जो स्कूलों में मौजूद हैं, अब वो तो अपने स्कूलों की खुद ही इज्जत नहीं करते। वो कहते हैं ये स्कूल जब फीसों में चोरी कर रहे हैं तो ये क्या हमें तालीम दे सकते हैं। यानी जो खास तौर पे जो तलबा और तालिबात हैं उनके अंदर स्कूलों की ताजीम खत्म होती जा रही है। सर असातिज़ा की ताजीम खत्म होती जा रही है। जी मैं तो इस पर यही कहूँगा बुलंद इकबाल साहब कि आप ये देखें कि देखिए पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी तालीम हो, लेकिन स्कूल का मयार भी अच्छा नहीं होता। मतलब जिसकी जिस तरह मर्जी हो उस तरीके की उन्हें फीस तय की हुई है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था अब से पहले तक। अब अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स सेक्शन कमेटी जब से आई है तो वालिदैन तनहा नहीं है। ये देखिए जून जुलाई की फीस जो वसूल करते हैं जबरन, वो भी हम ये कहते हैं कि गलत है। जून जुलाई की फीस भी वसूल नहीं करनी चाहिए। इनके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, जो वैन माफिया है, वो भी इनके साथ वो ये कहते हैं अब स्कूल की जून जुलाई की फीस आप वेव करवा दें, मतलब खत्म करवा दें, तो हम भी फीस नहीं लेंगे। ना उनका फ्यूल जाता है ना कुछ जाता है। मेरे पास और अभी बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें लेडी बर्ड स्कूल है नॉर्थ नाजराबाद में, हैप्पी पैलेस है, वो हम बाकायदा हम सुबह वजीर तालीम सरदार शाह साहब से हम रास्ते में उनको हम ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं कि कौन कौन से स्कूल जिनसे वायलेशन कर रहे हैं। इसमें आपको पता चला होगा कि सिटी स्कूल और बिकन हाउस और दीगर स्कूल जो है उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई है। देखे ना ये ज्यादती हो रही है, ज्यादती तो कौन रोकेगा आगे। बिल्कुल जी। तो आपके साथ तकरीबन कितने वालिदैन आपके साथ हैं और ये पेरेंट्स एक्शन कमेटी जो है ये कहां तक वसी हो चुकी है? ये हमारी पहले तो हम सैकड़ों की तादाद में थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पाकिस्तान की सतह पर हैं। पंजाब से भी हमें कॉल्स आ रही हैं, हमें वहाँ भी कंप्लेन है कि वहाँ कंप्लेन कम है। आशिफ साहब ये भी बता दीजिएगा कि जब इस तरह की कोई प्रेशर ग्रुप बनता है या कोई एक्शन कमेटी बनती है, उसके बाद इन एक्शन कमेटी में भी थोड़ी सी करप्शन शुरू हो जाती है, किसी स्कूल को ब्लैकमेल भी किया जाता है, असातिज़ा को भी ब्लैकमेल किया जाता है, ये कहीं टैक्टिक्स तो नहीं इस्तेमाल की जाएंगी? कोई भी ऐसी एक्शन कमेटी या ये प्रेशर ग्रुप्स जब बनते हैं तो बाज़ दफ़ा जो मुखालिफिन होते हैं ना इसको अपने लिए इस्तेमाल भी करते हैं। नहीं, मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई भी चीज नहीं है और बाकायदा इसके चेक एंड बैलेंस होता है, पेरेंट्स की नुमाइंदगी है। और हमने 12 ये कहा है, गवर्नमेंट को हमने ऑफर भी दी है कि आपकी जो कमेटी स्टैंडिंग कमेटी बनी थी लास्ट टाइम, तो हमने कहा था हमारे पेरेंट्स भी ले लें उसमें। मतलब वालिदैन है उसमें जो जेन्युइन है और वो मतलब जो आपको होगा वो बाकायदा आपको स्कूल से प्रूव करके बताएंगे। काशिफ साहब हम उम्मीद करते हैं कि आपको कामयाबी अल्लाह ताला नसीब करे और ये जो इश्यूज हैं इन तमाम चीज़ों को हल किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शरफुल साहब आखिरी हल करना चाहूँगा, इस वक्त हमारे स्कूल्स की, ख़ास तौर पर प्राइवेट स्कूल्स की, बड़े स्कूलों छोटे स्कूल्स हों, उनकी इस वक्त जो कंडीशन है या जिस तरह ये तमाम चीज़ें इश्यूज़ आ रहे हैं और जिस तरह कहीं फ़ीसों की चोरी का मामला है, कहीं स्कूलों में उसूलों की खिलाफ वर्जी है, कहीं बच्चों पे तशद्दुद है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि अब आने वाली नस्ल से मुझे ये डर लगता है कि कल को जब हम अपने बच्चों से कहें कि कल सुबह स्कूल जाना है तो वो ये कहें मैं ऐसे स्कूल जाके क्या कहूँ जो चोर स्कूल है। तो सर क्या कहते हैं, इसका कोई हल निकल पाएगा या कोई एक टेबल पे आप सारे लोग बैठ पाएंगे? तमाम तफरीक को भुला के कौन सा बड़ा स्कूल है कौन सा छोटा स्कूल है, काम सबका तालीम देना है। वो जो 2% स्कूल है हम उनके साथ तो बैठ नहीं सकते क्योंकि उनका मसला ही अलग है और उनका सिस्टम अलग है। हम उसको जाहिर उनके साथ बैठ करके हम 98% स्कूल की हौसला शिकनी नहीं कर सकते। जो मसाइल दरपेश है स्कूलों में हम उसको भी देख रहे होते हैं, इसलिए कि बेशुमार टैक्सेस इन स्कूलों पे लागू है जो ये छोटे एरियाज में जो स्कूल चल रहे हैं। अब आपने टैक्स अगर यूबीआई या सोशल सिक्योरिटी या
आपने वो कमर्शियल वाटर टैक्स और कमर्शियल बिजली का बिल और कमर्शियल सारी चीजें जो आपने की हुई है, तो वो जो अमीर तरीन स्कूल हैं वो तो इजीली दे रहे होते हैं, इसलिए कि जाहिर वो बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा सर, हम आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त हमारे जो NCR उसमें कंटिन्यूसली कॉल्स आ रही हैं पेरेंट्स की। कुछ वालिदैन का ये कहना है, उनका ये कहना है, मुझे भी बताया गया है MCR से कि कुछ वालिदैन का ये कहना है कि जी हमें थ्रेट्स भी मिलती हैं स्कूल्स की जानिब से जब कोई एक्शन कमेटी ऐसी मिलती है। कुछ ऐसे स्कूल्स अभी भी मौजूद हैं जो माफिया का काम करते हैं और वो पेरेंट्स को थ्रेट्स भी देते हैं। देखिए ऐसा था जरूर, बिल्कुल बात वो सही कर रहे हैं, मैं उनकी हिमायत करता हूं, लेकिन जब से कोर्ट में ये मैटर गया है, पेरेंट्स ने जो कुछ किया है, जो एक्शन कमेटी बनाई गई और कोर्ट में गए हैं, पेरेंट्स की बड़ी मेहनत है, इसके बड़ी मेहनत है, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी मेहनत है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने बड़ा साथ दिया फर्स्ट डे से इनका। स्टीयरिंग कमेटी में मैं वाहिद आदमी जो मैंने इसके ऊपर बात उठाई, और वो वोचर प्रूफ नहीं था, वो वोचर वगैरह सब मैंने ही प्रोवाइड की। अच्छा शरफुल जमान साहब, आपको वैसे मैं आपसे लास्ट कमेंट ये लेना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो वन ऑफ द ग्रोइंग बिजनेसेस है, ये होना नहीं चाहिए कि एजुकेशन को बिजनेस होना चाहिए, लेकिन स्कूलों का बिजनेस इस वक्त जितने बूम पे है, शायद कोई और बिजनेस कराची में या पाकिस्तान में बूम पे नहीं है सर। ये तालीम है सर, हमें इसमें तालीम, आज वैसे भी 12 रबीउल अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत का दिन है सर। हमारी मीरास थी ये तालीम, हम तालीम को बिजनेस बना चुके हैं सर, और ये प्राइवेट स्कूल ही कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल नहीं कर रहे। देखिए अगर गवर्नमेंट स्कूल पे तवज्जो दी जाए, अब देखें 96 से लेकर अब तक गवर्नमेंट स्कूल में कोई पोजीशन नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो तादाद थी, मैं अगर सिंध की बात करता हूं, चले, क्योंकि सिंध तो फिर भी बेहतर है, सिंध के बाहर तो बहुत सारे मुश्किलात हैं। सर ये दिल्ली स्कूल हुआ करता था और दूसरे गवर्नमेंट, जी हाँ बिल्कुल, नामवर स्कूल होते थे, जहाँ जो नामवर स्कूल हुआ करते थे, जहाँ से पहली पोजीशन मैट्रिक में आया करती थी, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स अपीयर होते थे। मैं आपको बता दूं कि हुआ कुछ यूं कि गवर्नमेंट स्कूल से निकल करके जो सरकारी मुलाजमीन है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वज़रा हैं, इन्होंने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया। मैंने तो आपको मिसाल दे दिया कि वहां का चपरासी भी नहीं चाहता। सर पहले भी जो लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकले, चॉइस नहीं थे सर, पढ़कर निकले, स्कूल्स नेशनलाइज हुए, इसलिए कि उनके बच्चे पढ़ते थे। अच्छे प्राइवेट स्कूल्स एक स्ट्रोक पेन के जी नेशनलाइज हो गए। जी अच्छे स्कूल जो लोग वहां पढ़ रहे थे, अब तो और कोई चॉइस ही नहीं थी सर, इसलिए गवर्नमेंट में पढ़ते हैं। बहरहाल शरफुल जमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, पर तवज्जो दी जाए, प्राइवेट स्कूल का मसला खुद ब खुद। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन अब यहाँ हम छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तो कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्वार्टर्स के हवाले से, इसके अलावा तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है इस पर भी बात की जाएगी, और जिस तरह तजावुज़ात में जो लोग इसका निशाना बने उनके हवाले से भी बात की जाएगी। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक, एक दफ़ा आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान क्वार्टर्स के हवाले से। पाकिस्तान क्वार्टर्स के हवाले से आज एक प्रेस रिलीज जारी की गई जो कि यूनाइटेड गवर्नमेंट रेजिडेंस कमेटी पाकिस्तान क्वार्टर्स की जानिब से, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान क्वार्टर्स के मसले पे साजिश की जा रही है। इसमें ख़ास तौर पे इस प्रेस रिलीज़ में, क्योंकि मैं ये मुबैना तौर पे कहूँगा कि ये साजिश की जा रही है, और इसमें इस प्रेस रिलीज़ में जो नाम लिया गया है वो सूबाई रुकन असम्बली जमाल सिद्दीकी साहब का नाम लिया गया कि वो कुछ ख़ास मंजूर नज़र लोगों को जो कि बिल्डर्स माफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इस तमाम मसले पे सामने लेकर आ रहे हैं। गवर्नर से उनकी मुलाकात कराई जा रही है। जिन लोगों को या जिन अशख़ास को पाकिस्तान क्वार्टर्स के रेजिडेंट्स ने मुंतखब किया था, उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। उन्हें बुलाया ज़रूर गया जमाल सिद्दीकी साहब के ऑफिस में, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्वार्टर्स के इशू पे न सिर्फ सियासत की जा रही है बल्कि उसके साथ साथ साजिश भी की जा रही है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त वफाक में भी गवर्नमेंट है, और गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होने की हैसियत से डेफिनेटली जमाल सिद्दीकी साहब अगर जिसकी मीटिंग कराना चाहेंगे वो ज़रूर होगी। तो इस हवाले से हमने सोचा कि बजाय इसके कि हम इस पर वन साइडेड आपसे बात करें और आपको ये तमाम चीज़ें बताएं, जमाल सिद्दीकी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल सिद्दीकी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये एक प्रेस रिलीज आज जारी हुई है जो कि यूनाइटेड गवर्नमेंट रेजिडेंस कमेटी पाकिस्तान क्वार्टर्स की जानिब से है। सर इनका ये कहना है कि मीटिंग्स की यकीन दहानी कराई गई, आपके ऑफिस में मुख्तलिफ मुतादिद बार इन लोगों को बुलाया भी गया, लेकिन हकीकी नुमाइंदों को मुस्तरद करते हुए गवर्नर कमेटी की तश्कील के तमाम जो अमल है वो मशकूक बना दिया गया है। और इसमें यह कह रहे हैं कि कुछ खास बिल्डर्स हैं जो आपके मंजूर नज़र हैं,
जिनको के नुमाइंदा बना के जिनकी गवर्नर से मुलाकात कराई जा रही है, और जो असल नुमाइंदे थे उनको माइनस कर दिया गया है। यानी इब्राहिम आवान को पाकिस्तान क्वार्टर्स की नुमाइंदगी दे दी गई है, जबकि पाकिस्तान क्वार्टर्स के रिहायशियों ने फहीमुल्लाह खान को गवर्नर से मीटिंग के लिए नुमाइंदा मुंतखब किया था। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? कोई चीज है ना, इस बात का कोई वजूद है जी। ये बेसिकली जिन साहब को कमेटी से बाहर किया गया है, उन साहब ने पहले एक झूठा बयान व्हाट्सएप ग्रुप में डाला कि जी जो मार्टन क्वार्टर पे पुलिस ऑपरेशन हुआ उसकी एफआईआर जमाल ने कटवाई है इनके ऊपर, पहली चीज। फिर उन्होंने वॉइस मैसेज डाला कि जी गवर्नर सिंध ने एफआईआर करवाई है। तो जब वो साहब मेरे पास आए, मैंने कहा आप दाढ़ी वाले माशाल्लाह नमाजी आदमी, सर पे टोपी, आपको जेब देता है कि आपने बगैर तहकीक के एक तोहमत लगाई? तो खैर वो मुझसे माजरत करके चले गए कि जी मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद फिर उन्होंने आमिर लागा के खिलाफ कमेंट्स देना शुरू कर दिए। तो बेसिकली जब कोई शरारती नेचर का इंसान हो तो वो एक संजीदा फोरम का हिस्सा कैसे बन सकता है, मुझे आप बताएं। ये बताएं, ये एक शख्स है या इसके पीछे कोई लोग हैं? ये एक शख्स या दो शख्स, मतलब दो अशखास आपके खिलाफ साजिश क्यों करेंगे सर? या ये आप आपसे डिफरेंसेस क्या है सर? पहले ये बताएं ना। मेरी बात सुन लो, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, जी मैं जी आपको समझाना चाह रहा हूँ ना। पहले आप मेरी सुनोगे तो आपको समझ में आएगी। सर मैं कंटिन्यूसली सुन ही रहा हूँ आपकी बात। जी जी, आप मेरी सुन लें, क्योंकि आपको तफसील समझ में आएगी तो आपको बात क्लियर होगी। और जिन साहब को आवान साहब को इस कमेटी में डाला गया है, वो 2002 से पहले से इस मसले पर काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कोई बाहर के आदमी नहीं, 70-75 साल के बुजुर्ग है वो। बट मेरा इन मॉडर्न क्वार्टर के बिल्डर माफिया जैसे झूठे इल्जाम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं खालिसतन एक नुमाइंदे की हैसियत से कोशिश कर रहा हूँ कि जो 40 साल से मुख्तलिफ सियासी जमातें इनको लॉलीपॉप दे रही थी, मैं एक दयानतदारी से अपनी हुकूमत का नुमाइंदा बन के वो कोशिश कर रहा हूँ जो 40 सालों में किसी ने इनके लिए नहीं किए। ये चंद जमातों के छोड़े हुए कारतूस है जो शरारत फैला रहे हैं, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। और मुझे इससे भी कोई लालच नहीं है कि मैं कोई वोट की नियत से इनके लिए ये काम कर रहा हूँ। ये मैं एक अल्लाह के नाम पे काम कर रहा हूँ कि अगर इनका एक मसला हल हो जाता है, हमारे गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट हमारी है, अगर हमारे गवर्नर से के थ्रू कोई मसला किसी नहज पे पहुंच जाता है तो मुझे इसमें खुशी होगी। मुझे इससे ज्यादा लेकिन ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है सर, ये एक शख्स आपके बकौल जो आप कह रहे हैं कि ये कोई यूनाइटेड रेजिडेंट्स एसोसिएशन नहीं है, या ये सर मुझे सवाल कर लेने दें। मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं कि ये एक तो ये कि इस तरीके से बाकायदा नाम लेकर ये कहा गया कि इब्राहिम आवान साहब को नुमाइंदगी दे दी गई है, ठीक है सर। दूसरी बात, ये बिल्डर्स माफिया का इल्जाम लगाया गया। आप क्या कहते हैं सर, ये कोई एक शख्स है या इसके पीछे कोई बैकिंग भी मौजूद है जो कि आपको जमाल साहब जानबूझ के इसमें? उनका जो इल्जाम है वो बेसिकली एक शिकस्त खोरदा आदमी की कोई बयान हो सकता है। एक 75 साल के बुजुर्ग जो इस कॉलोनी के बुजुर्ग सब जानते हैं उनको। यानी जो कमेटी आज बैठी है, मैं तो इनको जानता भी नहीं। इन आवान साहब ने 2002 में भी इमरान खान साहब को यहाँ बुलाया था, और मेरी पूरी इलेक्शन कैंपेन में भी बेचारे वो बार बार इस मुद्दे पर फहीमुल्लाह खान को किस वजह से बाहर किया गया है, या उनको मीटिंग से क्यों हटाया गया है सर? क्या मैंने अभी आपको वजह बताइए ना मैंने, कि पहले इन्होंने मेरे खिलाफ वॉइस मैसेज चलाया कि जी पाकिस्तान क्वार्टर पर जो ऑपरेशन हुआ था उस पर जमाल साहब ने एफआईआर कटवाई। इतनी घटिया बात उन्होंने की। फिर उन्होंने कहा जी गवर्नर सिंध ने एफआईआर कटवाई है। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने माजरत की कि जी मैं आइंदा एहतियात करूंगा। फिर उसके चौथे दिन उन्होंने आमिर लाकर के खिलाफ एक इस तरह का वॉइस मैसेज भेज दिया कि वो मैं कबूल नहीं है। मैंने उनसे सिर्फ ये कही पाकिस्तान क्वार्टर वालों से कि जो आदमी बार बार शरारत कर रहा है वो एक संजीदा फोरम पे जाके भी शरारत करेगा और उस फोरम पर इस प्रोसेस को सबोटाज करेगा। आपको मुझे दूसरा मुतबादिल आदमी दे दें। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी और को अपनी मर्जी से डालूंगा। मैंने इन्हें कहा था कि आप कोई मुतबादिल आदमी दे दें, ये संजीदा आदमी नहीं है। लेकिन सर इनकी जो आबादकारी है या इनकी रिहेबिलिटेशन में, उसमें तो बिल्डर्स माफिया का नाम आ रहा है सर। ये चीजें तो पहले से भी बाज़गश्त कर रही हैं। किसमें आ रही है? किसमें आ रहा है सर? मतलब ये चीज तो कही जा रही है ना कि इसके पीछे पाकिस्तान क्वार्टर्स का मसला, उसके बाद इन तमाम मेरे भाई आप इस मामले की तहकीक में थोड़ा सा डिटेल में जाया करें। ये सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे ये खाली कराने के अहकामात आए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल आया, लेकिन इस मसले को सर जिस तरह हैंडल करना चाहिए था माजरत के साथ उस तरह हैंडल नहीं किया गया। हुकूमत की जानिब से मिसहैंडलिंग हुई है। फिर इस इशू पे सर जितनी सियासत चमकाई गई है ना पाकिस्तान क्वार्टर्स के इस इशू पे, जी इस पर बहुत सारे लोग डेढ़ ईंट की मस्जिदें बना रहे हैं। ये गली मोहल्ले के जो लीडर होते हैं ना, इनका काम सिर्फ ये होता है कि जो मसला में हल नहीं हुआ वो आज अगर हल की तरफ जा रहे हैं तो उसमें शरारत डाल रहे हैं। मैं आपके तवस्सुल से इस कमेटी के जिम्मेदारों को
और तमाम कॉलोनीज, मॉडर्न क्वार्टर, क्रीटन क्वार्टर, जहांगीर ईस्ट, जहांगीर वेस्ट, पाकिस्तान क्वार्टर, उन तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप इत्मीनान रखें। ऐसा कुछ नहीं हुआ जा रहा जो ये चंद बेचारे लोग ऐसी गैर जरूरी बातें करके इन लोगों को खौफजदा कर रहे हैं। इन्होंने 40 साल लोगों को खौफजदा किया है। आज पहली दफा सर बहुत शुक्रिया जमाल सिद्दीकी साहब, आपने में ज्वाइन किया। इस पर मजीद फॉलोअप स्टोरी भी देंगे और आपको भी बताएंगे कि असल हकायक जो है ना पाकिस्तान क्वार्टर्स के हवाले से क्या है। यानी दरअसल जो यूनाइटेड रेजिडेंट्स कमेटी है ये क्यों शक का इस वक्त शिकार हो गई है, इसे क्या बात है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है मुतासरीन इसमें शामिल हैं जिनके अपने घर उजड़ने जा रहे हैं और जिस तरह से जो कुछ हुआ था पाकिस्तान क्वार्टर्स में एक मैदानी जंग जो है ना उसकी सूरत इख्तियार की हुई थी। बहरहाल इसमें मजीद आपको फॉलोअप स्टोरीज भी देंगे। अब हम जाना चाहेंगे गैर कानूनी तामीरात के हवाले से। जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अब एक नया मूव, एक नया एक्शन लिया गया है कि नादरा के साथ मिलके तमाम ऐसे लोग जो गैर कानूनी तजावुज़ात में मुलव्वस हैं, ना सिर्फ ये कि उनकी तजावुज़ात को ख़त्म किया जाएगा बल्कि उसके साथ साथ नादरा से मिलकर उनके शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कराए जाएंगे। ये एक ऐसा फैसला है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लेना शुरू किया है। इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल तरीन से। हम उनसे रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या वजह हुई, और इसका नोटिफिकेशन भी मेट्रो वन न्यूज़ ने हासिल कर लिया। और अब वो लोग जो नाजायज़ तजावुज़ात में इसका हिस्सा हैं या इसमें शरीक हैं उनके लिए एक और इंतबाह ये है कि बहुत अनकरीब जो है ना उनके तमाम शनाख्ती कार्ड जो लोग इसमें जो मुलव्वस हैं उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। और आप जानते हैं कि कराची में या पाकिस्तान में इस वक्त नादरा का ये सिस्टम जिस तरह चल रहा है, अगर किसी शख्स का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होता है तो उसकी तमाम सिम्स भी ब्लॉक होती हैं, उसके बैंक अकाउंट्स भी ब्लॉक होते हैं, उसका NTN भी ब्लॉक होता है। यानी वो कारोबारी तौर से, मुआशी तौर से और मुआशरती यानी सोशल तरीके पे एक तरीके से बिल्कुल कट जाता है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के लिए एक वैलिड शनाख्ती कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। और जब नादरा किसी भी शनाख्ती कार्ड को मनसूख करती है तो फिर ये तमाम चीज़ें जो है ना उसकी ये तमाम सहूलियात जो हैं वो उससे ले ली जाती हैं। अब देखना ये है कि ये जो SBCA ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो फैसला किया है, जिस तरह इस पर एक्शन किया जा रहा है, क्या वाकई इस तरह ऐसे लोगों को जो इसमें मुलव्वस हैं उनको निशाना बनाया जाता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात की आड़ में और फिर नादरा के साथ मिलके कहीं ऐसे लोगों को निशाना तो नहीं बनाया जाता जिनसे कोई ना कोई ऐसी बात हो जिनको किसी न किसी चीज़ का निशाना बनाना हो। मेरा नाज़रीन अब बात करना चाहेंगे कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशंस के हवाले से, जो कि आराम बाग और लाइट हाउस में जारी है। और ऑपरेशंस के सिलसिले में वो तमाम दुकानें जो KMC ने किराए पर दी हुई थी, और ये कोई 1-2 साल या 10 साल या 20 साल की बात नहीं, कई दहाइयों से नस्ल दर नस्ल वो दुकानदार, वो कारोबारी हजरात जो यहाँ पे कारोबार करते चले आ रहे थे, जो KMC को बाकायदा किराया दिया करते थे, उनकी दुकानें रातों रात उजाड़ दी गई हैं, मिसमार कर दी गई हैं तजावुज़ात कह के, और ये कहा गया कि गैर कानूनी तजावुज़ात हैं। हम यहाँ ये सवाल करना चाहेंगे कि ये जो तजावुज़ात हैं, क्या इनको आप जो शख्स किराया दे के बाकायदा KMC को वहाँ कारोबार कर रहा हो उसे गैर कानूनी तजावुज़ात कहा भी जा सकता है? इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है म्युनिसिपल कमिश्नर KMC सैफुर रहमान साहब, इनसे बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने आज के इस प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत। सर ये बताइएगा कि बात ये की जाती है, ये रातों रात जो ऑपरेशन किया गया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, सदर को जाहिर सी बात है अपनी असल शक्ल में बहाल करना है। दरअसल वर्ल्ड बैंक की एक बहुत बड़ी ग्रांट भी मौजूद है जिसके तहत सदर को वापस उस एरा में लेके जाना मतलब जाया जा रहा है जब ये अंग्रेज़ों का दौर था और यहाँ ये बिल्डिंग्स मौजूद थी। इस पर वर्ल्ड बैंक का एक बहुत बड़ा फंड भी दिया गया है। सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि KMC ने खुद इन तमाम दुकानदारों को ये दुकानें किराए पे दी, आपके पास दिसंबर तक के, मतलब ऐसे भी दुकानदार मौजूद हैं जिन्हें दिसंबर तक का किराया भी जमा कराया हुआ था, फिर उनको एक नोटिस दे के उनको दरबदर कर देना, उनके कारोबार को ख़त्म कर देना, उनके मुस्तकबिल को ख़त्म कर देना, क्या कहेंगे सर, क्या ये नाजायज़ तजावुज़ात के ज़ुमरे में आएगी? देखिए आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि गैर कानूनी जो तजावुज़ात हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ पूरे कराची में और वो अभी जारी है। हमें समझना चाहिए कि अगर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने या कैंटोनमेंट बोर्ड ने या KDA ने या किसी भी इदारे ने किसी भी को अलाउ किया, अगर किसी नाले के ऊपर या किसी फुटपाथ के ऊपर या किसी पार्क के ऊपर यानी कोई भी
पार्क के अंदर या फिर किसी भी ऐसी दुकान को अलाउ किया जो कि गैर कानूनी थी और उसका किराया लिया, तो बिल्कुल गलत है। ये किसी तौर पे ये अलाउ नहीं है तमाम चीजें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी ये ऑर्डर्स किए हैं कि तमाम जो खेलने के मैदान हैं, तमाम जो पार्क हैं, तमाम जो रिक्रिएशनल जगहें, उन सबको आजाद कराना है। फिर तो कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए ना, केएमसी के वो अफसरान या वो अथॉरिटी जो किराए पर देके किराया वसूल भी करती रहेगी। वैलिड रिसीट्स मौजूद हैं सर, इम्प्रेस मार्केट की भी और आराम बाग की भी बहुत से। सर शिकायत यही तो है कि क्या ये वाकई तजावुजात के जुमरे में आएगी जो कि किराएदार बाकायदा किराया देके केएमसी को, डीएमसी को रह रहे थे, उस वहां पे कारोबार किया जा रहा था। जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये गलत था और ये जो परमिशन दी वो गलत है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जब ये परमिशन मिली तो शायद पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी, उस तरह का ट्रैफिक नहीं था, उस तरह की गाड़ियां नहीं होती थी, मोटरसाइकिल नहीं होती थी, कम्युनिकेशन इतना ज्यादा नहीं था। लोग कराची शहर में रोजाना बिल्कुल सर, ये पहले से और अभी में बड़ा फर्क है। अच्छा सर, वक्त की कमी है, इस टॉपिक को हम अपने अगले प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे और आपसे दोबारा इस पर तफसीली बात करेंगे। जो किराए पे दुकानें दी गई, आपको तमाम चीजें, रिसीट्स भी दिखाएंगे। सर सैफुर रहमान साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर केएमसी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, वक्त की कमी की वजह से यहाँ पे हम अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे। जाते जाते तमाम मुसलमानों को, आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।